ज्ञान श्री फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के बारे में और फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के कंसेप्ट को यूज करके मैं डिफाइन करूंगा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को। फेज ट्रांजिशन होता क्या है? तो पहले हम लोग फेज को देख लेते हैं। ओके, बिफोर कि हम लोग फेज ट्रांजिशन को जाने पहले फेज को देख लीजिए। तो हम लोग फेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फेज होता है कोई भी सिस्टम जो होमोजीनियस हो और जिसकी डिफाइंड बाउंड्री हो। अब एग्जाम्पल के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस ले सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे? होमोजीनियस को आप कैसे समझेंगे? सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मटेरियल है, उसका बहुत बड़ा आपके पास टुकड़ा है। तो अगर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम लोग लेते हैं तो सारे टुकड़ों में जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो सिस्टम होमोजीनियस है। ऐसा हो गया होमोजीनियस सिस्टम। और बाउंड्री आपको समझ में आता है। हम लोग बता सकते हैं कि हमारा मटेरियल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। दैट मीन्स वो हो गया बाउंड्री। तो कोई भी सिस्टम जो होमोजीनियस हो और उसकी बाउंड्री डिफाइंड हो, वैसे सिस्टम को हम लोग फेज डिफाइन कर सकते हैं। हमको पता है ये कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो अब फेज ट्रांजिशन क्या हो गया कि जब भी कोई एक मटेरियल या सबस्टेंस या सिस्टम बोल लीजिए वो एक फेज से दूसरे फेज में पहुंचता है तो उसको हम लोग फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को पता है कि अगर हम लोग वाटर को जब बॉयल करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है, मतलब गैस में बदलता है। तो वो क्या है? वो एक फेज ट्रांजिशन हो गया, लिक्विड टू गैस। ठीक है। और ये जो फेज ट्रांजिशन होता है वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अगर आप लोग वाटर को बॉयल करना शुरू करोगे तो पहले तो हमारा प्रेशर डिफाइंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वेपर में चेंज होता है। मतलब ये जो फेज ट्रांजिशन है वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि जब भी ये जब फेज ट्रांजिशन होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। अब जैसे अगर हम लोग सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उस समय क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी आती है उनकी शेयरिंग स्ट्रेंथ में। उसी तरह अगर लिक्विड से गैस में अगर कोई सिस्टम ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी इन डेंसिटी आती है। मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी होती है और गैस की जो डेंसिटी होती है वो काफी डिफरेंट होती है। तो जैसे ही फेज ट्रांजिशन होगा उस पॉइंट पे उन दोनों के डेंसिटी में एक डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे गैस टू प्लाज्मा, कंडक्टिविटी टू सुपर कंडक्टिविटी। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे फेज ट्रांजिशन की। अगर बहुत सारे फेज ट्रांजिशन होते हैं तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जो ये प्रॉपर्टी चेंज होती है उससे कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज भी रिलेटेड होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन थर्मोडायनामिकल पैरामीटर, कौन से फेज में कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वैसे हम लोग कुछ कुछ ट्रांजिशन को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा फेज ट्रांजिशन जिसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर कुछ दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो उसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलेंगे। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो हम लोग फेज ट्रांजिशन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो जो फेज ट्रांजिशन ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, जिसमें पहला कंडीशन होता है देयर आर चेंज इन इंट्रोपी एंड वॉल्यूम। मतलब जैसे फेज ट्रांजिशन ऑकर होगा उस पॉइंट पे हमें इंट्रोपी एंड वॉल्यूम में चेंज दिखेगा। ठीक है। मतलब अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई लाइन से इंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियली इंट्रोपी कंटिन्यूअस होगी और जैसे फेज ट्रांजिशन का पॉइंट आएगा वहां पे वो जंप करेगा। उसी तरह वॉल्यूम का भी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर आर चेंज इन इंट्रोपी एंड वॉल्यूम। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन चेंजेस डिसकंटिन्यूअसली। मतलब अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन प्लॉट करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन आपको वहां पे एक जंप दिखेगा। ठीक है। तो जो भी फेज ट्रांजिशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। कुछ एग्जांपल है, जैसे मेल्टिंग,
वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में आते हैं। और अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि ये जो फेज ट्रांजिशन है वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन। इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सपोज करते हैं कि ये हमारा इनिशियल फेज है जिसमें इंट्रोपी SI है, वॉल्यूम VI है, ये नंबर ऑफ मोल है और ये है गिब्स फंक्शन। और ये सब मोलर है। मोलर मतलब मोलर इंट्रोपी है, मोलर वॉल्यूम है मतलब इंट्रोपी पर मोल। उसी तरह ये हो गया वॉल्यूम पर मोल, गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल। तो ये हो गया इनिशियल फेज। और ये ट्रांजिशन के बाद फाइनल फेज में गया जहाँ पे जो इंट्रोपी है वो SF है, मोलर इंट्रोपी, वॉल्यूम VF है एंड गिब्स फंक्शन GF है, ठीक है। अब ये क्या होगा, मैंने आपको बताया कि फेज ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है। तो अगर प्रेशर चेंज हो जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं तो वहां पे प्रेशर चेंज हो जाता है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर भी चेंज हो जाता है। फेज ट्रांजिशन के टाइम जो इंट्रोपी, वॉल्यूम और जो गिब्स फंक्शन है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब सपोज कीजिए कि कोई एक टाइम पे आपने देखा कि एक्स फ्रैक्शन जो है वो इनिशियल फेज का वो फाइनल फेज में चला गया। मान लीजिए आप जिस पॉट में बॉयल कर रहे हो वाटर को, पहले 100% वाटर है, फिर बॉइलिंग के बाद कुछ टाइम के बाद आपने देखा कि 10% वेपर में कन्वर्ट हो गया, 90% अभी भी है। तो वैसे एज्यूम कर लीजिए कि एक्स फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल फेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया फाइनल फेज में। तो जो टोटल सिस्टम है, क्योंकि आप तो एक क्लोज पॉट में उसको बॉयल कर रहे हैं, तो जो टोटल सिस्टम की इंट्रोपी हो जाएगी वो क्या होगी, N0 1 माइनस एक्स इंटू SI। SI क्या है, मोलर इंट्रोपी, इसको मोल से हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और एक्स फ्रैक्शन तो कन्वर्ट हो गया, तो कितना बचा है इनिशियल स्टेट में 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो फाइनल स्टेट में चला गया। तो N इंटू 1 माइनस एक्स इंटू SI प्लस फाइनल स्टेट की इंट्रोपी भी लेनी पड़ेगी, तो N0 इंटू एक्स इंटू SF। तो ये हो गया टोटल इंट्रोपी। सिमिलरली हम लोग टोटल वॉल्यूम लिख लेंगे। टोटल वॉल्यूम होगा, ये है इनिशियल फेज की वॉल्यूम जो बची है और ये है फाइनल फेज की वॉल्यूम, और ये मोलर वॉल्यूम है तो N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, N0 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू VI प्लस N0 एक्स VF। तो ऐसे हम लोग सिस्टम की टोटल इंट्रोपी एंड टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं। अब आप लोग को एक चीज पता होगा कि अगर जो फेज ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जैसे लिक्विड टू वेपर में कन्वर्सन होता है, तो उस समय कुछ हीट एब्जॉर्ब होता है सिस्टम में। उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो मान लीजिए कि L जो है वो लेटेंट हीट पर मोल है, और हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि जो हीट एक्सचेंज होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं T इंटू DS, मतलब टेम्परेचर इंटू चेंज इन इंट्रोपी से। एग्जैक्टली ऑन द ऑनसेट ऑफ ट्रांजिशन लेटेंट हीट तो हीट एब्जॉर्ब है, तो इसका मतलब लेटेंट हीट L यहाँ पे पर मोल पे डिफाइन किया हुआ है, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू चेंज इन इंट्रोपी। हमें पता है कि L हमको चाहिए ही चाहिए, T हमको पता ही है। इसका मतलब SF माइनस जो SI है ये डिफरेंट होगा तभी L एग्जिस्ट करेगा, और इन अदर वर्ड अगर L एग्जिस्ट करेगा तो SF माइनस SI इक्वल नहीं हो सकता एट द ट्रांजिशन, देयरफॉर यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट प्रूफ हो गया कि एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन इंट्रोपी में चेंज आएगा। अगर इंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा तो L इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो वैलिड नहीं है, तो इंट्रोपी में चेंज आएगा। वॉल्यूम में भी चेंज ऑब्वियस है, वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हम लोग ने पहले कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं। तो मैंने जो गिब्स फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था एक वीडियो में, वहां पे बताया था कि G इक्वल्स टू होता है U माइनस TS प्लस PV। यहाँ पे G, U, S और V ये सब मोलर यूनिट में है, ठीक है। तो ये हो गया मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, ये हो गया मोलर इंटरनल एनर्जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, DG इक्वल्स टू DU माइनस TDS माइनस SDT प्लस VDP प्लस PDV, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और फॉर अ PVT सिस्टम वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है।
तो हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अभी मैंने बताया, हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इंटू चेंज इन एंट्रोपी टी इंटू डी एस। तो आप ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पे मिलेगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टी डी एस है और डी यू भी है, पी डी वी है। तो हम लोग अगर यहाँ से टी डी एस को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो डी यू कैंसिल हो जाएगा, पी डी वी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डी जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ये बताता है कि अगर टेम्परेचर में डी टी अमाउंट का चेंज होता है और प्रेशर में डी पी अमाउंट का चेंज होता है, तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसमें डी जी अमाउंट का चेंज आएगा, जिसको हम लोग इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, मैंने अभी बताया कि फेज ट्रांजिशन में जो गिव्स फंक्शन होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जनरल फॉर्म ऑफ डी जी क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ डी जी हो जाएगा डी जी इक्वल्स टू डेल जी डेल टी इंटू डी टी प्लस डेल जी डेल पी इंटू डी पी। ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं? मान लीजिए आपको पता है कि जो आपका गिव्स फंक्शन है या गिव्स फ्री एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, मतलब आपको रेट पता है। तो अगर उस रेट को आप चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली अगर आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जी कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो उस रेट ऑफ चेंज को चेंज इन प्रेशर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन पी। तो ये वही है, ये चेंज इन जी है ड्यू टू चेंज इन टी और ये है चेंज इन जी ड्यू टू चेंज इन पी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल चेंज इन जी। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है फॉर सेम क्वांटिटी, तो हम लोग ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो वो आएगा S इक्वल्स टू माइनस डेल जी डेल टी एट कॉन्स्टेंट P और V इक्वल्स टू आएगा डेल जी डेल P एट कॉन्स्टेंट T। अभी हम लोग ने प्रूव किया कि जो S है वो चेंज होगा। अगर S एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन चेंज होता है, मतलब एग्जैक्टली एट ट्रांजिशन पॉइंट डेल जी डेल टी की दो वैल्यू हो रही है, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, मतलब वो जंप कर रहा है वहां पे। जब हम लोग इसको ग्राफ में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सिमिलरली वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब डेल जी डेल पी है वो भी दो वैल्यू होगा एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन। तो ये प्रूव कर रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी वो डिसकंटिन्यूअस होगी एट द फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों फैक्ट प्रूफ हो गया। अब एक तीसरे फैक्ट को देखते हैं। जब फेज ट्रांजिशन होता है तो गिव्स फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम एज्यूम करते हैं जो क्लोज है और उस क्लोज सिस्टम में फेज ट्रांजिशन हो रहा है। इजी वे में समझने के लिए आप लोग विजुलाइज कर सकते हो कि एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हम लोग वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड टू वेपर में ट्रांजिशन होता है। एज्यूम करते हैं कुछ अमाउंट लिक्विड जो है वेपर में बदल गया और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट में सपोज कीजिए कि m1 जो है वो मास ऑफ लिक्विड है और m2 जो है मास ऑफ वेपर है। इन जनरल आप फेज 1 या फेज 2 पकड़ के चलिए या स्टेट 1 या स्टेट 2 पकड़ के चलिए। सपोज कीजिए कि गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो स्टेट 1 की G1 है और स्टेट 2 की G2 है। तो टोटल गिव्स फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो गिव्स एनर्जी है स्मॉल g1 वो है स्पेसिफिक गिव्स एनर्जी, मतलब गिव्स एनर्जी पर यूनिट मास। तो आपकी टोटल गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, m1 इंटू जी1, क्योंकि ये है स्पेसिफिक गिव्स एनर्जी, तो इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा गिव्स फ्री एनर्जी फॉर स्टेट 1। और आपका जो सिस्टम है उसमें स्टेट 1 भी है और स्टेट 2 भी है, तो हम लोग स्टेट 2 की भी गिव्स फ्री एनर्जी को ऐड करेंगे। तो स्टेट 2 का गिव्स फ्री एनर्जी होगा m2 इंटू जी2। तो ये हो गया टोटल गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये जो g है वो फंक्शन होगा प्रेशर, टेम्परेचर और मासेस का भी, क्योंकि हमको पता है कि g ऑलरेडी फंक्शन है प्रेशर एंड टेम्परेचर का। अब ये इक्वेशन में मासेस भी इन्वॉल्व हो गई हैं, तो जो g होगा वो फंक्शन होगा p, t, m1 एंड m2। अब सपोज कीजिए एक टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ स्टेट 1 का मटेरियल कन्वर्ट हो गया स्टेट 2 में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब आप सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। तो मैं पूछूंगा कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कितना हुआ, तो आप क्या करोगे,
dg इक्वल्स टू g1 dm1 प्लस g2 dm2। ठीक है, इसको जस्ट डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये मैंने डिस्कस किया था गिब्स फ्री एनर्जी के लेक्चर में। वहां पे बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है उसमें dg इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमको एक इक्वेशन dg का वहां से मिल रहा है और ये क्लोज सिस्टम है, मतलब ना तो मास बाहर जा रही है ना बाहर से अंदर आ रही है। तो जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा वो कंजर्व होगा यानी कांस्टेंट होगा। m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो dm1 प्लस dm2 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये तीनों इक्वेशन को एक साथ यूज करेंगे। तो dg इक्वल्स टू 0, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए और इस इक्वेशन से आएगा dm1 इक्वल्स टू माइनस dm2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। फाइनल जो यहाँ से आएगा रिलेशन g1 इक्वल्स टू g2। गिब्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम लोग ने तीन कंडीशन को देखा, इंट्रोपी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और गिब्स फंक्शन इटसेल्फ कंटिन्यूअस होगा। तो ये सबको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, उससे हम लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो पहला ये देखिए, ये जो प्लॉट है फॉर द गिब्स फंक्शन, ये जो डॉटेड लाइन है वो है एट द पॉइंट वेयर फेज ट्रांजिशन ऑकर, मतलब ये फेज ट्रांजिशन की पॉइंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो जो गिब्स फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और एट द फेज ट्रांजिशन एक ही पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट पे इनिशियल फेज और फाइनल फेज की गिब्स फंक्शन जो होगी वो यही होगी, मतलब सेम होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है डॉटेड लाइन है वहां पे इनिशियल फेज एंड फाइनल फेज दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, वही ट्रांजिशन पॉइंट है। तो उस पॉइंट पे एक ही वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस। सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या है, एंट्रोपी। ये दोनों कर्व को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए विद द टेम्परेचर इट विल मूव, और ये फेज ट्रांजिशन के पॉइंट पे दो वैल्यूज है, जंप कर गया। तो ये जो डेरिवेटिव है वो डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो डिसकंटिन्यूटी है, और इंट्रोपी का चेंज हो रहा है इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा रहा है। मतलब अगर आप फाइनल फेज से अगर इनिशियल की तरफ आओगे तो एट द फेज ट्रांजिशन आपको ये इंट्रोपी मिलेगा, और अगर कोई दूसरा पर्सन इनिशियल टू फाइनल की तरफ मूव करता है तो उसको ये पॉइंट मिलेगा एट द फेज ट्रांजिशन। तो यहाँ पे इंट्रोपी में चेंज है। सिमिलरली आप वॉल्यूम वाला भी प्लॉट कर सकते हो, वॉल्यूम में चेंज है। अब एक और चीज देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, वो डिफाइन होता है टी डेल एस डेल टी पी, टेम्परेचर इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये जो फेज ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर हो रहा है। तो एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन ये डेल टी 0 है और डेल एस क्या है, चेंज हो रहा है। तो ये जो फंक्शन हो गया वो हो गया टी इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0, मतलब इन्फिनिटी, राइट। तो जो हम लोग अगर सीपी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो होगा इनिशियल फेज से फाइनल की तरफ जाइए, एट द फेज ट्रांजिशन जंप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली कोई फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन जंप टू इन्फिनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि आप कर्व ड्रॉ कीजिए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। सिमिलरली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन को भी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा जो होता है वो 1/v डेल वी डेल टी होता है। यहाँ पे डेल वी तो फाइनाइट है बट डी टी अगेन 0 है, तो अल्फा भी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो उसका भी कर्व जो होगा वो एग्जैक्टली इसके तरह दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को अच्छी तरह समझ लिया है, कंडीशंस को देख लिए, मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, उसके कर्व्स को भी देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फेज ट्रांजिशन है वो तो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे हो रहा है, बट अगर मान लीजिए हम लोग प्रेशर को चेंज कर देते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन, और ये आइडिया हम लोग को मिलता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को। तो मैंने एक वीडियो में इसको डिराइव किया था विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। अब यहाँ पे विद द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि ये जो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए ही वैलिड है। तो इसको हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं और देखेंगे कि ये बताता क्या है।
गिब्स फंक्शन जो है वो फेज ट्रांजिशन के समय कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मान लीजिए एक टेम्परेचर T और P पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पे जो गिब्स फंक्शन है वो इनिशियल फेज का GI है और फाइनल फेज का GF है, तो वो दोनों इक्वल हो गया। अब क्या हुआ, किसी कारण से प्रेशर में dP अमाउंट का चेंज आया, फेज ट्रांजिशन का तब टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और सपोज कीजिए कि वो dt अमाउंट से चेंज हुआ। अब टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज होता है और गिब्स फ्री एनर्जी जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो वो भी तो चेंज ही होगा। तो ये जो नया कंडीशन आया उसमें सपोज कीजिए कि जो गिब्स फंक्शन है वो चेंज हुआ बाय अमाउंट dgi इन इनिशियल फेज एंड dgf इन फाइनल फेज। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं dgi इक्वल्स टू dgf। ठीक है, क्योंकि gi इक्वल्स टू gf है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग ने dg का एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, वो क्या था, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। तो हम लोग उसको इनिशियल फेज के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस एस आई डी टी प्लस वी आई डी पी, और फाइनल फेज के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस एस एफ डी टी प्लस वी एफ डी पी। अब ये इक्वेशन में देखिए क्या है, डी टी है और डी पी है, तो यहाँ से हम लोग सिंपली डी पी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, जो होगा सॉरी एस एफ माइनस एस आई होगा यहाँ पे, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, डी पी डी टी इक्वल्स टू एस एफ माइनस एस आई अपॉन वी एफ माइनस वी आई। अब मैंने डिस्कस किया था कि जो लेटेंट हीट है वो होता है टी एस एफ माइनस एस आई एट द पॉइंट ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो अगर हम लोग उस रिलेशन को यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी पी डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टी वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, और यही है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो जो एल है लेटेंट हीट किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है, तो हमको एल पहले से पता चल गया, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। टेम्परेचर हमको पता है जिस पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम भी हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में ये नोन है और लेफ्ट हैंड साइड में है dp अपॉन dt। तो ये बताता है कि अगर टेम्परेचर में dt अमाउंट का चेंज आता है तो जो प्रेशर में चेंज आएगा वो dp अमाउंट का होगा और वो इस रिलेशन से बाउंड होगा। तो अगर हम आपको बताते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर ये है, पर फिर क्या हुआ कि प्रेशर dp अमाउंट से चेंज हो गया, तो आप बताइए टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और वहां पे आपको बताना है कि ये dt अमाउंट से चेंज हुआ और आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। थैंक यू।